बिहार बोर्ड क्लास 10th के जो है संस्कृत है पीयूषम, इसका आज हम लोग चैप्टर 4 पढ़ेंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि बिहार बोर्ड क्लास 10th संस्कृत का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं एक टारगेट को लेकर कि आप सभी छात्रों का संस्कृत में 100 में 100 स्कोर आए। तो यहाँ पे हम लोग 3 चैप्टर पढ़ चुके हैं। आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आप भी मोबाइल को ऐसे फुल स्क्रीन मोड में कर लीजिए और पेन कॉपी लेकर तैयार हो जाए, क्योंकि एक एक चीज जो महत्वपूर्ण बड़ा ही चैप्टर है, चौथा नंबर चैप्टर, इसे जो प्रश्न आने वाले हैं उसको आप नोट डाउन करते जाइएगा। छात्रों का 1, 2 और 3 नंबर चैप्टर जो छात्र नहीं पढ़े, जिनका छूट गया है किसी कारणवश, उनके सुविधा के लिए हम संस्कृत बिहार बोर्ड क्लास 10th के नाम से प्लेलिस्ट तैयार कर दिए, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आप एक एक क्लास को देख सकते हैं। शुरुआत करते हैं। बड़ा महत्वपूर्ण क्लास है, हर साल इससे बड़ा प्रश्न आता है। चौथा आपका पाठ है जिसका नाम है संस्कृत साहित्य लेखिका। यहाँ से पाठ परिचय दिया गया। आइए इसके अर्थ को हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए जानकारी दिया जा रहा है कि समाज की गाड़ी पुरुष और नारी 2 चक्कों पर चलती है। साहित्य में भी दोनों का बराबर महत्व है। अभी सभी भाषाओं की साहित्य रचना में स्त्रियां भी तत्पर है और यश प्राप्त कर रही है। संस्कृत साहित्य में प्राचीन काल से ही साहित्य समृद्धि में उनका योगदान थोड़ा बहुत देखा जाता है। इस पाठ में अति प्रसिद्ध लेखिकाओं की ही चर्चा है, जिससे साहित्य कोश पूर्णता में उनका योगदान जाना जाए। यहाँ पे जानकारी दिया जा रहा है कि जो ये पाठ है संस्कृत साहित्य लेखिका, संस्कृत साहित्य में जो आज तक महत्वपूर्ण लेखिकाएं हुई है उनकी चर्चा किया गया है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो भी हमारा समाज है, समाज का पुरुष और नारी नाम के 2 चक्कों पे टिका हुआ है, अर्थात कि दोनों के योगदान से, पुरुष और नारी के समान योगदान से हमारा समाज संचालित हो रहा है। उसी प्रकार किसी भी भाषा का साहित्य हो तो उसमें स्त्रियों की भी रचना है। तो ऐसे ही संस्कृत भाषा साहित्य में स्त्रियों का क्या योगदान है प्राचीन काल से लेकर अभी तक, उसके बारे में इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे। आपकी चैप्टर की शुरुआत यहां से हुआ है, तो आइए इसके भी अर्थ को हम लोग यहाँ पे ध्यान से समझते हैं। जानकारी दिया गया है कि विशाल संस्कृत साहित्य को विभिन्न कवियों और शास्त्रकारों ने संवर्धित किया है। वैदिक काल से लेकर अब तक शास्त्रों और काव्यों की रचना और संरक्षण में जिस प्रकार पुरुष दत्त चित्र रहे, उसी प्रकार नारियां भी सावधान पाई जाती है। वैदिक युग में केवल ऋषि ही मंच दृष्टा नहीं, अपितु ऋषिकाएं भी है। ऋग्वेद में 24 और अथर्ववेद में 5 ऋषिकाएं मंत्र दर्शनविधि कही गई है, जैसे यमी, अपला, उर्वशी, इंद्राणी, वागसमनी इत्यादि। यहाँ तक ध्यान समझिए। जानकारी दिया गया कि जो हमारा संस्कृत का साहित्य है, इसमें कवियों का तो बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान है, लेकिन इसके साथ साथ कवित्रियों की, जो शास्त्रकार, जो स्त्री कवि हुई है, उनका भी योगदान रहा है। वैदिक काल से ही प्रकार पुरुषों ने संरक्षण किया है साहित्य को, उसी प्रकार स्त्रियां भी इसमें, उनका भी योगदान बिल्कुल बराबर है। वैदिक युग में देखिए जानकारी दिया गया कि ऋषि के साथ साथ ऋषिकाएं भी संस्कृत साहित्य की रचना में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसी प्रकार ऋग्वेद में, ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया कि ऋग्वेद में कितने ऋषिकाएं अर्थात कितनी महिलाएं ऋषि का चर्चा किया गया है, तो ऋग्वेद में 24 महिला ऋषि की चर्चा है और अथर्ववेद में 5। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, याद रखिएगा। मैच का नाम भी पूछता है, तो अथर्ववेद में जिन ऋषिकाओं की चर्चा, उनका नाम है यमी, अपला, उर्वशी, इंद्राणी, स्मरणी। तो ये 5 नाम बड़ा महत्वपूर्ण है। यहाँ से 2 ही प्रश्न पूछे जाएंगे कि ऋग्वेद में कितना, तो 24, अथर्ववेद में 5। चलिए आगे बढ़ते हैं और जो आपके बुक में आगे जो यहाँ पे जानकारी दिया गया, आइए इसके भी अर्थ को हम लोग समझते हैं, क्योंकि हिंदी एक एक बात को ध्यान से समझिए, तभी परीक्षा में कोई भी प्रश्न इससे बाहर नहीं आएगा। आगे जानकारी दिया जा रहा है कि बृहद आरण्य उपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी दार्शनिक रुचि की थी, जिसे याज्ञवल्क्य आत्म तत्व अर्थात दर्शन की शिक्षा देते थे। प्रश्न पूछा जाता है कि बृहद आरण्य उपनिषद में जो जानकारी दिया गया है कि याज्ञवल्क्य जो ऋषि थे, बड़ा प्रसिद्ध ऋषि थे, इनके पत्नी का नाम क्या था, तो याद रखिएगा मैत्री था, और वो भी दार्शनिक शिक्षाओं में रुचि रखती थी। और स्वयं याज्ञवल्क्य जो ऋषि थे, ये उनको आत्म तत्व की शिक्षा देते थे। तो यहाँ से जो प्रश्न बन सकता है उसको फिर से रिपीट कर लीजिए। याज्ञवल्क्य ऋषि और मैत्रेयी के बारे में किस उपनिषद में जानकारी है, तो बृहद आरण्य उपनिषद में। याज्ञवल्क्य के पत्नी का नाम क्या था, तो मैत्रेयी नाम था। उसको किस चीज में रुचि था, तो दार्शनिक शिक्षा में मैत्रेयी था। और आगे पूछा जाता है कि मैत्रेयी को आत्म तत्व का शिक्षा किसने दिया, तो स्वयं याज्ञवल्क्य ऋषि ने दिया, और उसके साथ साथ दर्शन शास्त्र की भी शिक्षा देते थे। तो यहाँ से यही सब प्रश्न आएंगे, तो इनको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। जानकारी दिया गया कि जनक की सभा में शस्त्रार्थ कुशल गार्गी वचनौकी रहती थी। तो ये भी पूछा जाता है कि जनक की सभा में कौन शस्त्रार्थ कुशल रहती थी, तो उनका नाम क्या था, गार्गी। तो ये भी याद रखेंगे। भारत में भी जीवन पर्यंत वेदांत के अनुशीलन परंपरा का सुलभ वर्णन उपलब्ध है। याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी, उसके साथ साथ आपके गार्गी, और उसके आगे महाभारत में भी तमाम ऋषिकाओं का वर्णन देखने को मिलता है। चलिए अब यहाँ से यहाँ तक के अर्थ को समझते हैं। एक एक बात को ध्यान से समझिए, क्योंकि प्रश्न ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों हिंदी में ही आएंगे। बताया जा रहा है कि लौकिक संस्कृत साहित्य में प्रायः 40 कवित्रियों की करीब 150 स्फुट पद जहां तहां मिलते हैं। अर्थात जो लौकिक संस्कृत साहित्य की रचना हुआ है उसमें 40 कवित्रियों के द्वारा
150 स्फुट पद की रचना किया गया। तो ये भी पूछा जाता है कि लौकिक साहित्य में कितने कवित्रियों के द्वारा कितना स्फुट पद लिखा गया है। रखिएगा 40 कवित्रियों के द्वारा 150 स्फुट पद की रचना किया गया है। उनमें विजयांका प्रथम कल्प किया। उनमें सबसे प्रमुख कौन थी? विजयांका नाम की कवित्री। वह श्याम वर्ण की थी। इस पद से स्पष्ट होता था कि ये पद जो लिखा गया, देखिए यहाँ पे श्यामा वर्ण का जानकारी दिया गया है। इस पद से सिद्ध होता है कि जो विजयांका नाम की कवित्री थी संस्कृत साहित्य में, वो श्याम वर्ण अर्थात कि सांवले कलर की थी। आगे बताया जा रहा है कि इस श्लोक में कवित्री विजयांका ने बड़े गर्व से अपने रूप माधुर्य को उद्घोषित कर दांडी के कथन सर्व शुक्ला सरस्वती को गलत कही है। प्रश्न तो कई बार पूछा गया, विजयांका को किसने सर्व शुक्ला सरस्वती कहा था? तो दंडी ने। किसने कहा था? तो दंडी ने विजयांका को सर्व शुक्ला सरस्वती कहा था। याद रखेंगे, मैं रिपीट कर देना हूं, मेरे साथ दोहरा कर याद कर लीजिए कि विजयांका कवित्री को सर्व शुक्ला सरस्वती दंडी ने कहा था। उसका समय अष्टम शतक अनुमानतः कहा जाता है, कि विजयांका और दंडी का समय लगभग अष्टम शतक अर्थात कि 8वीं शताब्दी के समय उनका रहा होगा। आगे जानकारी दिया गया है कि चालुक्य वंश चंद्रादित्य की रानी विजय भट्टारिका ही विजयांका है, ऐसा बहुत लोग मानते हैं। अर्थात कि काफी लोगों के ऐसा मानना है कि वंश के राजा हुए थे चंद्रादित्य, उनके ही रानी का जो नाम था विजय भट्टारिका, वही आगे चलकर विजयांका कहलाई। तो ये ऐसा बहुत लोगों का मानना है। कोई ठोस प्रमाण सबूत अभी तक सामने नहीं आया है, किंतु शीला भट्टारिका, देव कुमारिका, भद्रांबा इत्यादि दक्षिण भारत की संस्कृत लेखिका कवित्री अपने स्फुट सुंदर पदों के लिए प्रसिद्ध है। ये भी पूछा जाता है दक्षिण भारत के संस्कृत लेखिकाओं के नाम बताइए, तो यहाँ से आपको याद रखना है शीला भट्टारिका, देव कुमारिका, राम भद्रांबा इत्यादि। चलिए आगे, अब जो आपको बुक अगर रखे होंगे तो बुक सामने रखकर पढ़िए, यहाँ से यहाँ तक के अर्थ को आइए ध्यान पूर्वक समझते हैं। आगे जानकारी दिया गया कि विजयनगर राज्य के नरेश लोग संस्कृत भाषा के शरणार्थ प्रयास के लिए विख्यात है। अब ये भी पूछा जाता है कि किस नगर के राजा लोग जो है संस्कृत भाषा के संरक्षण करते थे? तो विजयनगर राज्य के राजा लोग। तो याद रखेंगे। उनके अंतपुर में भी संस्कृत रचना की कुशल रानियां थी। राजा लोग जो अपना महल बनाते थे उसमें रानियों के रहने के लिए जो जगह बनाया जाता था उसे बोलते थे अंतपुर। तो अंतपुर में भी रानियां जो होती थी विजयनगर साम्राज्य के, वो लोग भी संस्कृत रचना में बहुत अच्छा योगदान दी है। आरण्य की 14वीं शताब्दी में रानी गंगा देवी मथुरा विजयम नाम का महाकाव्य अपने स्वामी मदुरई विजय घटना का आश्रय लेकर रचना की थी। अब यहाँ से प्रश्न यही पूछा जाएगा कि रानी गंगा देवी किस काव्य की रचना की है? तो मथुरा विजयम। ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि मथुरा विजयम नामक महाकाव्य की रचना किसने की? तो रानी गंगा देवी ने। और इसमें क्या उन्होंने जानकारी दिया? तो उनका जो रानी गंगा देवी के स्वामी थे वो मदुरई को विजय करके लौटे थे, तो उन्हीं के बारे में विस्तार से मथुरा विजयम महाकाव्य में जानकारी दिया गया है। इसमें अलंकारों का सुंदर प्रयोग हृदय वार्जक है, अर्थात कि बहुत ही सुंदर सुंदर अलंकार, कोई भी भाषा को सुंदर बनाने के लिए अलंकार की बहुत आवश्यकता होती है। तो संस्कृत जो ये मथुरा विजयम नामक महाकाव्य लिखी है रानी गंगा देवी, इसमें बहुत ही सुंदर सुंदर अलंकार का उन्होंने प्रयोग किया है। उस राज्य में ही 16वीं शतक के शासन करते हुए अच्युत राय की तिरुमलम्बा वरदाम्बिका पारिण्य नाम के उच्च चंपू काव्य की रचना की। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि वरदाम्बिका पारिण्य नामक उच्च चंपू काव्य को किसने लिखा था? अच्युत राय, उनकी रानी तिरुमलम्बा। तो ये भी याद रखिएगा, वरदाम्बिका पारिण्य किसकी रचना है? तो अच्युत राय की पत्नी तिरुमलम्बा की। संस्कृत गद्य की छटा समस्त पदवालियां ललित पद विन्यास से बहुत सुंदर है। संस्कृत साहित्य में प्रयुक्त अत्यंत लंबी पदावलियां नहीं प्राप्त होते हैं। अर्थात कि इन्होंने भी जो वरदाम्बिका पारिण्य नामक चंपू काव्य लिखा था उसकी भी रचना और आपके अलंकार और पदावली बहुत ही शानदार ढंग से लिखा गया था। आइए आगे, जो आपके बुक में यहाँ से यहाँ तक के अर्थ है, अर्थात इस समय वर्तमान काल में जो लेखिकाएं हैं उनके बारे में जानकारी दिया गया है कि आधुनिक काल में अर्थात कि इस समय संस्कृत लेखिकाओं में पंडित क्षमा राव नाम की विदुषी अत्यंत प्रसिद्ध है। अर्थात कि वर्तमान में लेखिकाओं को आधुनिक काल की संस्कृत साहित्य के लेखिकाओं के बारे में पूछा जाएगा तो सबसे महत्वपूर्ण है पंडित क्षमा राव। इन्होंने अपने पिता शंकर पांडुरंग पंडित जो महान विद्वान थे उनके जीवन चरित्र शंकराचरितम की रचना की। अर्थात कि पंडित क्षमा राव के पिता का नाम क्या था? तो शंकर पांडुरंग पंडित। शंकर पांडुरंग पंडित भी एक संस्कृत के महान विद्वान थे। पंडिता क्षमा राव अपने पिता शंकर पांडुरंग पंडित के जीवन चरित्र का वर्णन की है शंकर चरितम में। गांधी दर्शन से प्रभावित होकर उन्होंने सत्याग्रह गीता की भी रचना किया है। कि आपके पंडित क्षमा राव किसके दर्शन से प्रभावित थी? तो गांधी जी के दर्शन से प्रभावित होकर उन्होंने सत्याग्रह गीता लिखा। मीरा लहरी
कथा मुक्तली, विचित्र परिषद यात्रा, ग्राम ज्योति इत्यादि अनेक गौधर पद की ग्रंथों की रचना भी की। तो ये भी याद रखेंगे, पंडित क्षमाराव के पूछा जाएगा अनेक ग्रंथ के नाम बताइए। तो एक तो हो गया आपका शंकर रचितम, एक हो गया सत्याग्रह गीता, और एक हो गया मीरा लहरी और कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद यात्रा, ग्राम ज्योति। वर्तमान काल में लिखने में रत कवित्रियों में पुष्पा दीक्षित, वनामोला भौलाकर, मिथिलेश कुमार मिश्र प्रभृति अनुदिन संस्कृत साहित्य की प्रतिरूपति कर रही है। वर्तमान काल में संस्कृत साहित्य में रचना कर रही है, उसमें कुछ कवित्रियों के नाम दिया गया है, पुष्पा दीक्षित, वनमोला भौलाकर, मिथिलेश कुमार मिश्र, ये सभी कवित्री इस समय भी संस्कृत साहित्य में अपना योगदान दे रही है। इस प्रकार ये चैप्टर समाप्त हुआ। नीचे आपको शब्दार्थ मिलेगा, इसको भी आपको देख लेना है। ऑब्जेक्ट समास मिलेगा, संधि विच्छेद इसको जरूर देखिएगा, क्योंकि समास संधि विच्छेद से यही प्रश्न आते हैं। यहाँ पे ये प्रश्न आपसे नहीं बनाने आते तो छोड़ देना है, क्योंकि इस रूप में आप कोई भी प्रश्न नहीं आता है संस्कृत में, सभी प्रश्न हिंदी में पूछे जाते हैं। आपको हर चिंता हटा देना है, सिर्फ आप क्लास को अच्छा से समझिए। जैसे ही ये बुक समाप्त होगा उसके बाद हम लोग सभी इस ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, व्याकरण खंड जितना है सभी, क्योंकि 100% हम लोग सिलेबस कवर करेंगे संस्कृत का, तभी आपका 100 में 100 आएगा। तो इस प्रकार आज हम लोग चौथा नंबर चैप्टर भी समाप्त कर लिए। क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ आप चाहते हैं कि नहीं कि इस क्लास को आगे कंटिन्यू किया जाए, उसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जैसा आपका कमेंट आएगा फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।